यस मैम। ओके बेटे, ओके। Yes, bete. So today we are doing this previous year question paper, and see in section 1 up to last year we have multiple choice questions and 5 multiple choice questions are there. So now these questions are still in the form of assertion, reasoning or paragraph. So we have to discuss this. See the question number 1. Which one of the following part of the plant when put into the soil is likely to produce a new offspring? ठीक है, फिर से सुनेंगे। प्लांट का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको सॉइल के अंदर अगर हम डालते हैं तो उससे न्यू ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है। एंड द ऑप्शंस आर पार्ट्स ऑफ एन इंटरनोड, अ स्टेम कटिंग विद अ नोड, पार्ट्स ऑफ ए प्राइमरी रूट, अ फ्लावर। यस बेटे, तो दिस इज रिलेटेड विद वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से रिलेटेड आई है, तो ध्यान से सोच समझ के जवाब देंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट व्हेन पुट इनटू द सॉइल इज लाइकली टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑफस्प्रिंग? पार्ट ऑफ एन इंटरनोड, अ स्टेम कटिंग विद अ नोड, पार्ट ऑफ ए प्राइमरी रूट और अ फ्लावर। यस बेटे, व्हाट इज योर आंसर? A stem cutting with the node. यस, दिस इज द Yes करेक्ट मैम, बी आंसर। पार्ट। यस बेटे, स्टेम कटिंग्स जो है उसको हम रोज में शुगर केन के अंदर हम यूज करते हैं, बैम्बू कटिंग्स पे हम यूज करते हैं फॉर बैम्बू प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो योर आंसर शुड बी अ स्टेम कटिंग विद अ नोड। ठीक, आई विल ऑल्सो सेंड यू द रिकॉर्डिंग एंड द सॉल्यूशंस इन द ग्रुप 2, but you must have to follow the questions very seriously. See question number 2. In a bacterium, when RNA polymerase binds to the promoter on a transcription unit during transcription it, ठीक है, फिर से सुनेंगे। किसी भी बैक्टीरियम के अंदर जब आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रमोटर के साथ बाइंड करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पे, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, तो वो क्या करता है? ठीक है, ध्यान से सुनिए। इट टर्मिनेट्स द प्रोसेस, it helps remove introns, it initiates the process, or it inactivates the exons. Yes bete, what is the answer? C part initiates the process. Yes, very good. The answer is C part, that is initiate the process. So आपने लिखना है कि जब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के साथ बाइंड करेगा तो वो हमेशा ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है उसको इनिशिएट करेगा। Okay, this question number 3 is from evolution chapter, so we need not to do it. ठीक, you have not read this chapter. उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है that is from strategies of enhancement of food production, that you will also not have to do, तो ये भी छोड़ देंगे आप। उसके बाद उसके साथ ऑप्शन में देखिए क्वेश्चन ये हमने किया हुआ है, लार्ज होल्स इन स्विस चीज आर ड्यू टू। ठीक है, स्विस चीज में लार्ज होल्स किसकी वजह से होते हैं? प्रोपाइनोबैक्टीरियम शार्मानी, सैक्रोमाइसिस सेरिफेराई, पेनिसिलियम क्रिसैनोजन, एसिटोबैक्टर एसिटाइल। हाँ जी, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बी पार्ट। यस बेटे, मैत्री कौन सा? बी पार्ट। डी या बी? बी सेकंड बी। नो बेटे, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। फिर से सोचिए। ए पार्ट। ए पार्ट मैम, ए पार्ट। यस बेटे, वेरी गुड। इट इज प्रोपाइनोबैक्टीरियम शार्मानी। ठीक है, तो स्विस चीज के अंदर लार्ज होल्स जो हैं वो प्रोपाइनोबैक्टीरियम शार्मानी की वजह से होते हैं। उसके बाद देखिए फिफ्थ पार्ट। ठीक है, ये हमने जो चैप्टर एनवायरमेंटल वाला किया था उसमें से है, चलो आपने पढ़ा हुआ है तो इसलिए ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। इंक्रीज्ड कंसेंट्रेशन ऑफ टीडीटी इन फिश ईटिंग बर्ड्स इज ड्यू टू। टीडीटी की कंसेंट्रेशन, बढ़ती हुई कंसेंट्रेशन जो फिश ईटिंग बर्ड्स के अंदर सबसे ज्यादा हो गई थी, वो कौन से प्रोसेस की वजह से थी? यूट्रॉफिफिकेशन, कल्चरल यूट्रॉफिफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन एंड एक्सिलरेटेड यूट्रॉफिफिकेशन। यस बेटे, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? फिश ईटिंग बर्ड जो है वो फूड चेन के अंदर, एक्वेटिक फूड चेन में फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा?
No idea? So the correct answer is B. biomagnification. Biomagnification. Yes, it is biomagnification. क्योंकि उसमें आपको बताया था कि some of the harmful substances they will not decomposed during the metabolic reaction and they gets accumulated in each trophic level and their concentration they rises in the highest trophic level. The answer is biomagnification. So all of these questions they are of 1 marks. ठीक है, 1 mark क्वेश्चन है. उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और आपको यहाँ पे अभी हमने जो चैप्टर किया है बायोडाइवर्सिटी उसमें से लिया गया है. Species area relationship is represented on a log scale as hyperbola, rectangular hyperbola, linear and inverted. कहता है कि स्पेशियस एरिया रिलेशनशिप जो है उसको लॉग स्केल पे रिप्रेजेंट किया गया है किस फॉर्म में. हाँ जी, ये वही वाला क्वेश्चन है जो अलेक्जेंडर हम्बोल्ट वाला मैंने आपको बताया था. मैम बी पार्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. Yes, it is the B part that is rectangular hyperbola. Scientist Alexander Humboldt जो उन्होंने ये बोला था कि species की richness जो है it increases along with the explored area and it is in the form of a rectangular hyperbola. ठीक है, he has also given one equation that you are supposed to learn. Now I am on the 2 mark question. ठीक है, section B के अंदर. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा स्टेट 2 एडवांटेजेस ऑफ ए एपोमिसिटिक सीड टू अ फार्मर. ये हमारा जो है चैप्टर नंबर 2 में से लिया गया क्वेश्चन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. तो आपको 2 एडवांटेजेस बतानी है कि एपोमिसिटिक सीड्स की फार्मर को क्या होंगी. यस बेटे, फर्स्ट एडवांटेज क्या हो सकती है फार्मर के लिए. अगर हम सीड्स को ही एपोमिसिटिक सीड बना दें तो फार्मर को क्या फायदा होगा उससे. It will reduce the cost of hybrid seeds. यस वेरी गुड. ठीक है बेटे, तो कहते हैं कि जो भी ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के अंदर कॉस्ट लगती है एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है जिससे हम हाइब्रिड सीड बनाते हैं वो कॉस्ट जो है यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी. एंड व्हाट इज द सेकंड ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन okay beta I have one sample papers with me and it is written in this sample paper that desired traits can be maintained without losing superiority of hybrids over parents. So farmers can replant these seeds year after year. ठीक है, तो कहते हैं कि इसके अंदर जो डिजायर्ड ट्रेट्स हैं वो इसके अंदर मेंटेन रहते हैं. ठीक है, और ईयर आफ्टर ईयर जो है इन सीड्स को फार्मर्स जो है वो यूज कर सकते हैं. तो दीज आर द 2 advantages. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. एक्सप्लेन व्हेन इज अ जेनेटिक कोड सेट टू बी. ठीक है, कब हम एक जेनेटिक कोड जो है उसको कहेंगे. ए पार्ट डी जनरेट. हाँ जी, एक जेनेटिक कोड को डी जनरेट क्यों कहा जाता है बताइए. When a single amino acid may be coded for more than one codon. यस बेटे, क्योंकि कोडॉन्स का नंबर ज्यादा है तो उस केस में वो कहते हैं कि व्हेन 2 or more codons they specify a particular amino acids then we can say that the genetic code is a degenerate one. ठीक है, second one is when you call a genetic code a universal. तो देखो उसमें उसने आपको बताया था कि genetic code is said to be universal when it's coded information specifying the same amino acid across different species. तो कहता है कि चाहे आप बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमंस तक आप आ जाएं. ठीक है, फ्रॉम द प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स से लेकर इफ यू कम्स ऑन द ह्यूमन तो उस केस में भी वो कहते हैं कि जो कोडॉन है वो सेम अमाइनो एसिड जो है उसी को कोड करता है, वो वेरी नहीं करता. तो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड अ जेनेटिक कोड एज यूनिवर्सल. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8. Differentiate between opioid and cannabinoid drugs on the basis of their. ठीक है, हमने opioid और cannabinoid drugs जो है हमको differentiate करने किन basis पे. A part specific receptor site in human body. आपने ये बताना है कि human body के अंदर उनके specific receptor site कौन सी है. एंड दूसरा आपने बताना है mode of action in the human body कि how these drugs they do action in the human body. ठीक है, सोच समझ के जवाब देंगे. तो देखो व्हाट इज द सॉल्यूशन दैट इज गिवन हियर इन माय बुक. तो यू हैव टू मेक वन टेबल.
और उसपे एक साइड पे आप ऑपियोइड ड्रग्स लिख लेंगे, एक साइड पे कैनोपियोइड्स लिख लेंगे, एंड जो भी आपको 2 हेडिंग्स के अकॉर्डिंग पूछा गया वो आप एक साइड पे लिख लीजिए। तो स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट इन ह्यूमन बॉडी, दिस इज द फर्स्ट हेडिंग, एंड सेकंड वन इज मोड ऑफ एक्शन इन ह्यूमन बॉडी। तो फर्स्ट मेरा जो कॉलम है दैट इज फॉर ऑपियोइड एंड सेकंड वन इज फॉर कैनोपियोइड। तो देखिए स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट इन ह्यूमन बॉडी इन केस ऑफ ऑपियोइड ड्रग्स। तो ऑपियोइड ड्रग्स के लिए कहते हैं कि रिसेप्टर्स ऑफ द ऑपियोइड्स आर लोकेटेड इन द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, ऑपियोइड के रिसेप्टर जो है कहाँ प्रेजेंट है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट है एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है। तो दो जगह पे यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, एक तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे और दूसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और कैनोबियॉइड के केस में कहाँ पे प्रेजेंट है, तो रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन द ब्रेन ओनली। ठीक है, कैनोबियॉइड्स के रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, ब्रेन में प्रेजेंट है, जबकि ऑपियोइड जो है उसके रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट है। उसके बाद देखिए सेकंड आपसे पूछा गया मोड ऑफ एक्शन इन ह्यूमन बॉडी। तो मोड ऑफ एक्शन, ऑपियोइड कैसे एक्शन शो करते हैं, ठीक बेटे, उसके ऑपियोइड के एक्शन उन्होंने बताया हुआ है कि इट एक्ट एज अ डिप्रेसेंट, डिप्रेशन की फीलिंग हो जाती है इसकी वजह से, एंड स्लोज डाउन द बॉडी फंक्शंस, बॉडी के फंक्शन जो है उसको स्लो डाउन कर देता है। तो दिस इज फॉर ऑपियोइड, इट एक्ट एज डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन। एंड व्हाट अबाउट कैनोबियॉइड्स, तो कैनोबियॉइड्स जो ड्रग्स हैं वो कैसे काम करती हैं, तो इट अफेक्ट्स द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, आपका जो हार्ट है उसकी फंक्शनिंग जो है उसको ये अफेक्ट करते हैं, तो इट अफेक्ट द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो दोनों जो है डिफर करते हैं, वन इज एन डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन, एंड अदर अफेक्ट्स द कार्डियोवैस्कुलर system. Okay students, question number 8, that is again question number 8 we have done. Now we are on question number 9. Name the 2 techniques employed to meet the, ये देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा strategies of food enhancement में से है, तो you have not read that chapter, तो वो हम नहीं करेंगे। ठीक बेटे, तो उसमें फिश जो है उसकी डिमांड जो है वो बढ़ रही है, उससे रिलेटेड 2 टेक्निक्स के बारे में बताया हुआ है। तो उसका अगर हमने आंसर देना होता तो फिशी कल्चर एंड एक्वाकल्चर होना था, और 2 फ्रेश वाटर फिशेस के अगर हमने नेम बताने होते तो उसमें हम लैबुआ एंड काटला काटला फिशेस के नेम देते। ठीक, उसके बाद देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्स्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरी इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, सोचिए ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से रिलेटेड है। हाँ जी, कौन से चैप्टर में से लिया गया है ये क्वेश्चन, इसे सुनेंगे। डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्स्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरी इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अगर आपको याद आ रहा हो तो ये चैप्टर जो हमने किया था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, जिसमें हमने एंटीबायोटिक्स वाला टॉपिक जब किया था तो उसके अंदर आपको बताया गया था कि एंटीबायोटिक्स वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एंड दैट इज किसकी कौन सी फंगस जो है उस पर उन्होंने स्टडी किया था, पेनिसिलियम नोटेटम वाज द फंगस, एंड ही आइसोलेट पेनिसिलिन फ्रॉम इट। ठीक है, एंड देयर इज वन हिस्टोरिकल अकाउंट गिवन in the book that Alexander Fleming while working on the bacterium, ठीक है, what is the name of the bacterium, the name of the bacterium is Staphylococci। तो Staphylococci बैक्टीरिया पे जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग काम करे थे, what he observed a mold growing in one of his unwashed culture। ठीक है, उनकी जो अनवॉश्ड कल्चरल प्लेट्स थी उनपे एक मोल्ड जो है वो ग्रो कर रही थी अराउंड द स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरियम, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरियम के आसपास, और उसकी वजह से वो कहते हैं कि स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरियम कुड नॉट ग्रो, वो स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने दे रही थी। तो ही फाउंड दैट इट वाज ड्यू टू अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द मोल्ड एंड ही नेम्ड इट एज पेनिसिलिन। उन्होंने कहा कि ये मोल्ड एक केमिकल प्रोड्यूस करती है जिसका नाम क्या है, पेनिसिलिन है, और इस मोल्ड का नेम क्या है, पेनिसिलियम नोटेटम है। और लेटर ऑन अर्स्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरी जो है दे मेड इट्स फुल पोटेंशियल इफेक्टिव एंटीबायोटिक। इन दोनों ने जो है ये बताया कि ये केमिकल जो है इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी केमिकल बट इट हैज अ फुल पोटेंशियल ऑफ एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक। सो एंटीबायोटिक्स ऐसे ड्रग्स होते हैं विच आर आइसोलेटेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है।
ठीक है, कोई स्टूडेंट सोच भी नहीं सकता कि हिस्टोरिकल अकाउंट में से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दिस शोज दैट यू मस्ट हैव टू टेक द थॉरो रीडिंग ऑफ द चैप्टर and see the question number 10. All cloning vectors do have a selectable marker. Describe its role in recombinant DNA technology. ठीक है, कहता है कि सारे ही जो क्लोनिंग वेक्टर्स हैं उनके सेलेक्टेबल मार्कर्स जो हैं वो होने चाहिए। बताइए कि सेलेक्टेबल मार्कर जो है उसका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है उसके अंदर क्या रोल है? हाँ जी, Selectable markers are essential to identify and eliminate non-transformant and selectively permitting the growth for transformant. यस बेटे। ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर्स जो है उनका स्पेसिफिक रोल यही है कि दे आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश द बैक्टीरियल सेल्स दैट हैव टेकन अप द रिकॉम्बिनेंट वेक्टर ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। ठीक है, जो भी आपने एलियन डीएनए जो है जिसको आप ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं किसी वेक्टर के जरिए, जो कि एक रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है, किन सेल्स के अंदर, किन बैक्टीरियल सेल्स के अंदर उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है और किन बैक्टीरियल सेल्स में उनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो उसको जो है फाइंड आउट करने की एक टेक्निक है जिसको सेलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। तो इट इज वेरी बेनिफिशियल इन रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी बिकॉज बाय द हेल्प ऑफ दिस वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स एंड यू आल्सो नो द टेक्निक। ठीक है, दोनों टेक्निक्स आपको अच्छे से पता है, तो वो आपने यहाँ पे जो है सिर्फ एक लाइन में उनके नेम आप लिख देंगे, आप उनको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए सिर्फ 2 मार्क क्वेश्चन है, तो नो नीड ऑफ एक्सप्लेनिंग इंसर्शनल इनएक्टिवेशन एंड ऑल दैट, वो जो प्लेटिंग वाला था वो सारा नहीं एक्सप्लेन करना, सिर्फ नाम दे दीजिए एक लाइन में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, mention how plants develop mechanical and chemical defense against herbivores to protect them with the help of one example of each। ठीक है, ये क्वेश्चन लिया गया है चैप्टर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में से। ठीक बेटे, उसके अंदर पहला ही हमारा टॉपिक जो था प्लांट्स का, जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि प्लांट्स जो है वो हर्बीवोर्स जो है उनसे अपने आप को कैसे बचाते हैं। ठीक, बिकॉज प्लांट्स आर इमोबाइल, तो अपने हैबिटेट में ही रहते हैं, तो हाउ दे प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द हर्बीवोर्स व्हिच आर एक्चुअली देयर प्रीडेटर्स। तो you have to give one example which is related with the mechanical method that are adopted by the plants and one example जो कि केमिकल मेथड से रिलेटेड है कि कौन से केमिकल प्लांट सिक्रीट करते हैं जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। हाँ जी, यस बेटे। मैकेनिकल के अंदर आप कोई भी ऐसे बताएंगे जैसे किसी प्लांट में थॉर्न्स डेवलप हो रखे हैं या फिर उसके अंदर स्पाइन्स हैं, लीव्स हैं, तो उससे रिलेटेड ना उन्होंने Bark and waxy cuticle. यस बेटे, स्पीक अप अगेन। Then bark and waxy cuticle, thorns यस, वेरी and hard cells. यस, ठीक है, यू हैव ऑल्सो हैव टू मेंशन कि वो थॉर्न्स किस में प्रेजेंट है। तो अगर आप इसका सही तरीके से आंसर लिखते हैं तो यू हैव टू राइट द फर्स्ट पॉइंट इन केस ऑफ अपुंशिया दैट इज एक्चुअली द कैक्टस प्लांट। ठीक है, तो कैक्टस प्लांट्स या अपुंशिया में व्हाट इज द स्पेशल मॉडिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ शार्प स्पाइन्स और थॉर्न्स आर देयर एंड दिस deter herbivores from feeding on them। इसकी वजह से हर्बीवोर्स जो है उनके लीव्स को फीड नहीं कर पाते हैं। ठीक, लीव्स तो क्या कहेंगे, वो उसका स्टेम ही होता है एक तरीके से। एंड सेकंड इज शार्प थॉर्न्स अलोंग विद द लीव्स आर प्रेजेंट इन अकेशिया। अकेशिया का जो प्लांट है उसमें लीव्स के साथ साथ थॉर्न प्रेजेंट है एंड दिस डिटर द हर्बीवोर्स, दे डू नॉट अलाउ द हर्बीवोर्स टू फीड ऑन देम। And second, one more example from this is in some plants the margin of the leaves are spiny। कुछ plants ऐसे होते हैं जिनके leaves के जो margins हैं वो spiny होते हैं and have sharp edges that prevent the herbivores from feeding on them। ठीक है, और उनकी edge जो है वो काफी sharp होती है leaves की, तो इसलिए herbivores जो हैं they cannot feed on them। और अगर हमने chemical defense mechanism का example देना है then you have to give the example of calotropis। ठीक है, all parts of the calotropis they contain a toxic glycoside and this toxic glycoside which can be proved to be fatal if ingested by the herbivores। तो आपको बताया था कि कोई भी cows, buffaloes जो है वो calotropis जो है उसके ऊपर, इसके leaves पे या उसके किसी भी part पे feed नहीं करती हैं because once they consume the leaves or anything else these toxic glycosides they keep the animal kill and finally the animal die। and second आप example दे देंगे कि chemical substances such as nicotine, caffeine, quinine, opium
These are produced in the plant as a part of self defense. ठीक है, कुछ प्लांट्स जो हैं उनमें से निकोटीन जो है वो रिलीज होता है, कैफीन रिलीज होता है कॉफी के लीव्स में से, ओपियम पॉपी प्लांट में से रिलीज होता है, कुनीन जो है सिंकोना ट्री में से रिलीज होती है। तो ये सारे जो हैं वो सेल्फ डिफेंस के लिए ही प्रोड्यूस होते हैं, इन्हें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। ठीक, इस तरह से 2 हेडिंग्स में आप इसका आंसर देंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, नेम एंड एक्सप्लेन द प्रोसेसेस अर्थवॉर्म एंड बैक्टीरिया कैरी ऑन डेट्राइटिस। ठीक बेटे, ये वाला क्वेश्चन जो है वो इकोसिस्टम वाले चैप्टर में से हमने लिया हुआ है। तो उसके अंदर जो है उसके मेथड बताए हुए हैं। डिट्राइटस का मतलब होता है जो ड्राइड लीव्स होते हैं जो फ्लोर फॉरेस्ट फ्लोर पे गिर जाते हैं। इसके अलावा जो है कुछ वेस्ट मटेरियल जो प्लांट्स का है उसको डिट्राइटस में कंसीडर करते हैं। तो यू हैव नॉट रेड दैट चैप्टर, सो यू आर नॉट सपोज टू राइट इट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 हम देख लेंगे। ये हमने किया हुआ है, एक्सप्लेन 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ पॉलिनेशन दैट कैन अकर इन चेस्मोगैमस फ्लावर्स। ठीक है, सेक्शन 3 है ये, तो इसलिए ये 3 मार्क क्वेश्चन है। तो 3 ऐसे मोड्स बताने हैं अपने पॉलिनेशन के जो कि एक चेस्मोगैमस फ्लावर के अंदर हो सकते हैं। ठीक बेटे, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि चेस्मोगैमस फ्लावर कौन से होते हैं। हाँ जी, देखिए फ्लावर 2 टाइप के हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर एंड चेस्मोगैमस फ्लावर। ठीक है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर कौन से हैं, चेस्मोगैमस फ्लावर कौन से हैं? Yes, any idea? Chesmogamous flowers are those which are similar to the flowers of other species. Yes, very good. उनके एंथर जो होते हैं वो एक्सपोज्ड एंथर होते हैं। ठीक बेटे, एनवायरनमेंट के अंदर एंथर और स्टिग्मा जो है वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आते हैं। तो इसीलिए ऑल द 3, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, उसने आपसे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पूछा है पर इनडायरेक्ट तरीके से पूछा है आपसे। तो अगर फ्लावर चेस्मोगैमस है तो इसका मतलब ऑल टाइप ऑफ पॉलिनेशन दे जनरली टेक्स प्लेस इन दीस फ्लावर। So this may be autogamy and it may be jatinogamy or it may be xenogamy. ठीक है, you also know the definition of each of them. In autogamy, it is the transfer of the pollen grains from anther to the stigma of the same flower. Alright, in jatinogamy, it is the transfer of the pollen grains from the anther to the stigma of the another flower of the same plant. And it is functionally cross pollination involving a pollinating agent. इसमें pollinating agent होता है jatinogamy में, but it is genetically similar to autogamy since the pollen grains it come from the same plant. All right, पर xenogamy क्या है, तो xenogamy it is the transfer of the pollen grains from anther to the stigma of a different plant. ठीक है, दूसरे प्लांट जो है उसके स्टिग्मा तक जो है पोलन ग्रेन्स पहुंचते हैं एक प्लांट के ऊपर लगे हुए फ्लावर में से। सो इसलिए जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स दे फाइनली रीचेस द स्टिग्मा। तो इनडायरेक्टली जो है आपसे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पूछा गया, आपने तीनों तरह की पॉलिनेशंस जो उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिखने हैं यहाँ पर। एंड सी व्हाट इज गिवन इन द चॉइस। Another question, explain the formation of placenta after implantation in a human female. ठीक बेटे, बिल्कुल कंसाइज तरीके से इसका आंसर देंगे। तो आपने प्लासेंटा के फॉर्मेशन के बारे में बताना है जब ह्यूमन फीमेल जो है उसके अंदर इम्प्लांटेशन हो जाता है। ठीक है, तो वहां से आपने स्टार्ट करना है, आप बहुत बड़ा ना बनाएं इस क्वेश्चन को। आफ्टर इम्प्लांटेशन से आप स्टार्ट करें कि किस तरह से जो है उसके अंदर प्लासेंटा जो है उसका फॉर्मेशन होता है। तो आई एम गोइंग टू रीड द आंसर फॉर यू। ठीक है, द आंसर इज कंप्लीट इन 4 लाइन्स। सी व्हाट इज रिटन in a concise manner. After implantation, the trophoblast it forms finger-like projections called chorionic villi, surrounded by the uterine tissue and the maternal blood. This is point number 1. इम्प्लांटेशन के बाद ट्रोफोब्लास्ट जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं वो बनाती हैं जिनको क्रॉनिक विलाई कहा जाता है, और इनके आसपास यूट्रिन टिश्यू और मेटर्नल ब्लड प्रेजेंट होता है। व्हाट इज सेकंड पॉइंट कि क्रॉनिक विलाई एंड द यूट्रिन टिश्यू they get interdigitated with each other to form the placenta. ठीक है, दोनों ही क्रॉनिक विलाई और यूट्रिन टिश्यू जो है वो एक दूसरे के अंदर इंटरडिजिटेट होते हैं और ये क्या बनाते हैं, प्लासेंटा बनाते हैं। व्हाट इज पॉइंट नंबर 3? प्लासेंटा इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट formed between the embryo or the fetus and the maternal body. ठीक है, फीटस जो कि एम्ब्रियो होता है एक्चुअली और मैटरनल बॉडी जो है उनके बीच में प्लासेंटा एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। एंड व्हाट इज द फोर्थ वन? प्लासेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो बाय एन अम्बिलिकल कॉर्ड
एंड इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस टू एंड फ्रो फ्रॉम द एम्ब्रियो। ठीक है, प्लासेंटा जो है वो एम्ब्रियो के साथ कैसे कनेक्टेड है, एम्ब्लाइकल कॉर्ड की हेल्प से कनेक्टेड है, और इस तरह से प्लासेंटा जो है वो एम्ब्रियो की बॉडी के अंदर असेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है वो लेके भी जाती है, प्लस गैसेस जो है उनका भी एक्सचेंज करती है, और एम्ब्रियो की बॉडी में से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनका एलिमिनेशन भी करती है थ्रू द बॉडी ऑफ द मदर। तो इस तरह से एक बड़े आंसर को आप 4 पॉइंट्स के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक बेटे, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। ये आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में से है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक, स्टेट मैंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपने मैंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है उसका स्टेटमेंट लिखना है। देन व्हाट इज गिवन नेक्स्ट, हाउ डिड ही डिड्यूस द लॉ, कहता है कि उसने ये लॉ जो है वो कैसे बनाया, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, कोई भी एक एग्जाम्पल ऐसा आप शो करें जिससे आप मैंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है उसको डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक बेटे, तो सोचिए इसके अंदर हम जो है वो कौन सा एग्जाम्पल देंगे। देखो, मैंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस सब बच्चों को मालूम है कि इफ वी डन क्रॉस पॉलिनेशन अमंग टू ब्रीडिंग पेरेंट्स, then what Mendel said that in the F1 generation the characters of that parents appear in the hybrid species or the F1 hybrid who has the dominant characters, and the recessive characters they remain hidden in the F1 offspring but they reappeared in the F2 generation. What is the characteristic ratio between the dominant and the recessive characters? So it is 3:1. ठीक बेटे, तो सिर्फ डोमिनेंट करेक्टर ही F1 के अंदर अपीयर होते हैं और रिसेसिव करेक्टर जो हैं वो हिडन रहते हैं, ये मेंडल ने कहा था। तो उसके बाद जो है आप इसके अंदर कोई भी एक ऐसा क्रॉस जो है उसको शो करें जिसकी हेल्प से मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो डेमोस्ट्रेट होता है, तो यू हैव टू गिव एनी ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक बेटे, तो आप यहाँ पे कोई भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है वो बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये आंसर लिखना होता तो मैं इसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए मैं सीड शेप ले सकती थी, तो कैपिटल आर फॉर राउंड सीड शेप and small r for wrinkled seed shape. Then what is the F1 hybrid? It is capital R small r, and इसका phenotypic जो है वो appearance कैसा होगा, तो कहता है कि this is again the round seed, and in the F2 generation I have all the 3 categories. ठीक है, तो उसमें मुझे वो कहता है कि होमोजाइगस जो है मुझे क्या मिल जाएंगे, राउंड भी मिलेंगे, हेट्रोजाइगस राउंड भी मिलेंगे, और मुझे होमोजाइगस रिंकल्ड भी मिल जाएंगे। तो रेशियो जो है वो 1:2:1 होगी जीनोटिपिक रेशियो, एंड फिनोटिपिक रेशियो जो है वो यहाँ पर क्या होगी, 3:1 होगी। ठीक बेटे, तो ये क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेंगे, और उसके बाद अगर आप टेस्ट क्रॉस जो है उसकी हेल्प से शो करना चाहते हो तो वो भी आप बता सकते हो कि दोनों केसेस में जो है वो कैसे सिचुएशन जो है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आप कैसे पता लगा सकते हैं कि जो हमें 2 यहाँ पे मिले हैं वो होमोजाइगस हैं या हेट्रोजाइगस हैं, तो उसके बारे में आप टेस्ट क्रॉस जो उसके जरिए शो करते हैं। वो मैंने आपको बताया था कि एक बार आप क्या करते हैं, होमोजाइगस जो डोमिनेंट पेरेंट है उसको होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ उसकी मेटिंग करवा के, ब्रीडिंग करवा के आप देखते हैं कि 100% जो है हमें मिलेंगे वहां पे हाइब्रिड्स। और अगर वो कहता है कि इंस्टेड ऑफ दैट होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट आप हेट्रोजाइगस पेरेंट जो उसको लेते हैं, तो 50% जो है आपको जो है यहाँ पे सिचुएशन मिलती है। ठीक, तो इस तरह से 50-50 दोनों मिलेंगे आपको, तो उस केस में आप पता लगा लेंगे कि आपका जो भी पेरेंट है वो एक होमोजाइगस पेरेंट है या फिर हेट्रोजाइगस है। ठीक बेटे, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से अटेम्प्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए ये वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये उस चैप्टर में से एवोल्यूशन में से, तो ये हमने नहीं किया है अकॉर्डिंग टू रिड्यूस्ड सिलेबस, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन नंबर 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद वाला जो चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसमें से लिया गया है। तो सी व्हाट इज द क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ कॉपर ions releasing IUDs as a good contraceptive, and how is hormone releasing IUDs different from it? हाँ जी बेटे, बताइए कि कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज जो है वो अच्छे कॉन्ट्रासेप्टिव हैं और वो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज जो है उनसे कैसे डिफर करते हैं। यस बेटे, स्पीक अप इफ यू नो द आंसर।
दोनों का मोड ऑफ एक्शन जो है ना वो डिफर करते हैं ना. यस, एनी आइडिया? Yes, ma'am. Ma'am, these are intrauterine devices. IUDs increase the phagocytosis of the sperms. यस, कॉपर आयंस को वो रिलीज करेंगे. ठीक बेटे, उसके आगे भी हमने Copper ions release suppress sperm motility. यस, स्पर्म मोर्टेलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी स्पर्म की कम कर देते हैं. ठीक, और आईयूडीज जो हार्मोन रिलीजिंग है, उनके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे और वो कैसे एक्शन शो करते हैं. ठीक बेटे, वो भी दिया हुआ है बुक के अंदर. तो उसमें प्रोजेस्टेरोन आ जाता है, LNG-20 आ जाता है. तो ये क्या करते हैं, यूट्रस को अनसुटेबल बना देते हैं इम्प्लांटेशन के लिए. एंड सर्विक्स जो है उसी में जो स्पर्म्स है वो हॉस्टाइल बन के रह जाते हैं. ठीक बेटे, इसके अलावा देखिए इसका एक और पार्ट भी यहाँ पे दिया गया है आपका बी पार्ट. वाई सहेली प्रिफर्ड कॉन्ट्रासेप्टिव बाय वुमेन एनी 2 रीजन. तो इसका मतलब 1 मार्क हमें ऊपर मिलेगा एंड 2 मार्क हमें नीचे मिल रहे हैं. इस तरह से 3 मार्क क्वेश्चन बनेगा. तो आपने ये बताना है कि सहेली जो है वो वुमेन्स के अंदर एक फेमस कॉन्ट्रासेप्टिव क्यों है. ठीक है बेटे, फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? Saheli, these pills have contraceptive value with high contraceptive value with little side effect. It acts यस, as inhibiting ovulation, impairs cervix and transportation of sperms, make uterus unsuitable for implantation. यस बेटे, एक पॉइंट ऐड करना बिल्कुल मत भूलिएगा आप कि इट इज अ नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन. ठीक है, नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन है, यूज्ड एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल. ओके बेटे, तो इस तरह से हम इसका आंसर लिख लेंगे. मैं एक बार रीड कर रही हूँ. एक्शन ऑफ कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज. फर्स्ट पॉइंट, आईयूडीज इंक्रीज phagocytosis of the sperm. The copper ion suppress motility and fertilizing capacity of the sperm. Or in contrast to copper releasing IUDs, what is the hormone releasing IUDs? How it done is mode of action. So it makes the uterus unsuitable for implantation and the cervix hostile to the sperm. And B part, Saheli is a non-steroidal preparation used as a oral contraceptive pills. It is a once a week pill with a very few side effects and high contraceptive value. This is the straightforward answer. ठीक बेटे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 हम नहीं करेंगे, ये स्ट्रैटेजीज ऑफ फूड इनहेंसमेंट में से है. उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. व्हाई GMOs आर कॉल्ड. List the different ways in which GMO plants have benefited and have become useful to humans. ठीक है बेटे, पहले तो वो कहते हैं कि उन्हें GMOs क्यों बोला गया है, उनको GMOs क्यों बोला गया है. ठीक है, GMO वर्ड का मतलब यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड. हाँ जी बोलिए. GMOs are the genetically modified organism that have had the characteristic change through modification of the DNA. Like that, they had the manipulated DNA or RNA. These are used for the researches by the scientists. यस बेटे, अगर इसको एक लाइन में हमें आंसर लिखना होता तो हम लिखते कि these are genetically modified organisms or transgenic organisms. These may be plant, bacteria, fungi, animals whose genes are altered by manipulation. ठीक बेटे, आप उसने आपसे पूछा है कि इनकी एडवांटेजेस क्या है. एडवांटेजेस ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन प्लांट्स. तो सो मेनी एडवांटेजेस आर गिवन इन योर बुक. ठीक है, अंडर वेरियस हेडिंग्स. तो आई एम गोइंग टू रीड द आंसर फॉर यू. Advantage number 1, it makes crop more tolerant to abiotic stresses like cold, drought, salt, heat, etc. ठीक. पॉइंट नंबर 2 अगर हमने लिखना होता तो most of the GM plants have developed for pest resistance, which increases the crop productivity and therefore reduces the reliance on chemical pesticides. ठीक बेटे, पॉइंट नंबर 3, इट हेल्प्स टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस ऑफ क्रॉप्स. एंड पॉइंट नंबर 4, it increases efficiency of mineral usage by plants and this prevent early exhaustion of fertility of soil. And point number 5, it enhances nutritional value of the food. और इसमें आप एग्जांपल दे देंगे गोल्डन राइस का. This is known as biofortification. And golden rice is a transgenic variety in rice which is rich in vitamin E. Then GM is also used to create tailor-made plants to supply alternative resources to industries
इन द फॉर्म ऑफ स्टार्चेज, फ्यूल्स, फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, तो इस तरह से कहते हैं कि काफी सारे टेलर मेड प्लांट्स जो हैं वो बनाए हुए हैं जो कि इंडस्ट्रीज के लिए अल्टरनेटिव रिसोर्सेज जो है उनको सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम स्टार्च बना सकते हैं ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में, फ्यूल्स तैयार कर सकते हैं जिन्हें बायोफ्यूल्स के नेम से जानते हैं, बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स जो हैं इन प्लांट से हम आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 to 5 एडवांटेजेस हैं। मैं आंसर की आपको क्लिक करके भेज दूंगी, उसमें से आप इन आंसर को फॉलो करेंगे और इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ओके बेटे, 2 ओके, सी द नेक्स्ट वन, डिफरेंशिएट बिटवीन पायोनियर स्पीशीज। ये इकोसिस्टम वाले चैप्टर में से है, सो वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। उसके नीचे देखिए क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 3 वेज अदर देन जूलॉजिकल पार्क्स, बोटेनिकल गार्डन्स, वाइल्ड लाइफ सफारीज by which a threatened species of plants and animals are being conserved ex situ। कहता है कि ex situ कंजर्वेशन जो है बायोडाइवर्सिटी का, उसमें ये सारी टेक्निक्स तो आती हैं, जूलॉजिकल पार्क बनाना, बोटेनिकल गार्डन्स, वाइल्ड लाइफ सफारीज, पर इनके अलावा वो कौन से 3 ऐसे मेथड हो सकते हैं जिससे कि हम थ्रेटेंड स्पीशीज जो है उनको कंजर्व कर सकते हैं। यस बेटे। First one is seed bank. A seed bank is a type of gene bank where seeds of different crops and species are stored for future use. यस, And second is प्रिजर्वेशन। cryopreservation, in which preservation at minus 196 degrees Celsius in liquid nitrogen यस can बेटे, और maintain tissue and animal cells. yes बेटे, there is one third method, animal translocation। तो it involve the release of the animals in a new locality। ठीक है, तो इसमें वो कहते हैं कि एनिमल जो है इसको एक न्यू लोकेलिटी जो है वहां पे ट्रांसलोकेट कर दिया जाता है। तो उसमें उसने बताया हुआ है कि दिस मेथड कैन ओनली बी डन when a species is endemic or restricted to a particular area, species on which an animal is dependent becomes rare due to habitat destruction or unfavorable conditions or increase in population in an area। ठीक है, तो जहाँ पे पॉपुलेशन काफी ज्यादा है वहां से उस पर्टिकुलर स्पीशीज को निकाल के किसी ऐसे एरिया में शिफ्ट कर दें जहाँ पॉपुलेशन कम है, या फिर वो कहता है कि अगर वो एंडेमिक स्पीशीज है तब उसको वहां से रिमूव करके किसी दूसरे एरिया में पहुंचाया जा सकता है। ठीक बेटे, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का केस है या अनफेवरेबल कंडीशंस हैं उसमें। ठीक, तो सीड बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन एंड एनिमल ट्रांसलोकेशन, दीज आर द 3 मेथड्स। ओके बेटे, तो यहीं से हम कल कंटिन्यू करेंगे। इस सैंपल पेपर को करने के बाद उससे पिछले ईयर का सैंपल पेपर हम लेंगे। ठीक, तो कुछ सैंपल पेपर्स रिवाइज करने से आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से हमें क्वेश्चन आ सकते हैं। देन आई हैव सम ऑफ द अदर सैंपल पेपर्स दैट इज अकॉर्डिंग टू न्यू